नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट न्यूज फैक्ट्स का, जिसमें तमाम खबरें आप देखेंगे पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ विद्या। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चेतावनी दी। तेलंगाना के मेडक में पीएम ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज को तहस नहस करने में लगे हैं। उन्होंने सच्चे गौरक्षकों से अलर्ट रहने की भी अपील की। लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। पीएम ने कल दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान भी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 70 से 80% गौरक्षक गोरख धंधा करते हैं। पीएम के मुताबिक जो लोग रात में गलत काम करते हैं वो दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। पीएम ने राज्य सरकारों से गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों की लिस्ट बनाने को कहा है। पीएम ने कहा कि नकली गौरक्षकों पर उन्हें गुस्सा आता है। पीएम मोदी पहली बार तेलंगाना के दौरे पर गए। उन्होंने मेडक में बिजली और पानी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, साथ ही हैदराबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। गौरक्षा के मुद्दे पर पीएम की चेतावनी का विपक्ष ने स्वागत किया है। हालांकि विपक्ष ने इसे देर से दिया बयान बताया। देखिए, बहुत दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी प्रधानमंत्री जी ने और बहुत लेट अपनी बात देते हैं। भाषण अच्छा था, परंतु एक्शन होना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दों पर हमने देखा है कि भाषण बहुत अच्छे होते हैं, परंतु 2 साल में एक्शन कहीं नहीं देखने को मिलता है। टाउन हॉल से प्रधानमंत्री जी ने कही है, हम इसका स्वागत करते हैं। राज्य सरकारों को भी उन्होंने कहा कि सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी और सरकार गौरक्षा के पक्ष में है, लेकिन उसके आड़ में कोई जुल्म ज्यादती के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दे दिया है और इसका असर जरूर होगा। देश के अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ महीनों के दौरान गौरक्षा के नाम पर जुल्म किए गए। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस के शक में 2 मुस्लिम महिलाओं की पिटाई की गई। 17 जुलाई को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में गोमांस खाने के शक में 4 दलितों के घर में घुसकर पिटाई की गई। 11 जुलाई को गुजरात के ऊना में गोरक्षा के नाम पर 4 दलितों को पीटा गया। 10 जून को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गोरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा। 18 मार्च को झारखंड के बालूमाथ में गोरक्षा के नाम पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो चेतावनी के बाद फिलहाल राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि वो सख्त हो जाए। इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर बैन लगाने वाले प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार ने इलाहाबाद के एमए कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। इसके बाद स्कूल के मैनेजर जियाउल हक अपने बयान से पलट गए। दावा किया कि उन्होंने रोक नहीं लगाई। राष्ट्रगान का मैं सम्मान करता हूं और हमारे यहाँ इस पे रोक नहीं है। बराबर हुआ है प्रोग्राम और होता रहेगा। ये वही जियाउल हक हैं जो कल तक राष्ट्रगान को इस्लाम विरोधी बता रहे थे। ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ये मानता है कि ईश्वर हमारे भाग का विधाता है और वही भारत के भी भाग का विधाता है। स्कूल में राष्ट्रगान पर पाबंदी का जोरदार विरोध हो रहा है। कोई राष्ट्रगान गाने से प्रतिबंधित करे, वंदे मातरम का गान करने से प्रतिबंधित करे, यह गलत है। सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन हालातों में मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इस इंस्टीट्यूशन के बारे में इंक्वायर करना चाहिए। इस पर एक्शन होगा और जो मुद्दा है राष्ट्रगान हम सबके लिए गाना गर्व की बात है। इलाहाबाद का एमए कॉन्वेंट स्कूल पिछले 12 साल से चल रहा है। नर्सरी से 8वीं तक चलने वाले स्कूल में कभी राष्ट्रगान नहीं गाया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक एमए कॉन्वेंट स्कूल बिना सरकारी मान्यता के चल रहा है। राष्ट्रगान पर प्रतिबंध की वजह से स्कूल के बाकी टीचर भी नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों के अलावा छात्रों के अभिभावक भी नजर आए हैं, नाराज नजर आए हैं। अभिभावक अब बच्चों को स्कूल से हटाने पर विचार कर रहे हैं। विजय रूपानी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रूपानी के अलावा डिप्टी सीएम नितिन पटेल और 23 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले में 16 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। दोपहर 12:35 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने रूपानी को सीएम पद की शपथ दिलाई। रूपानी ने गुजराती में शपथ ली। भाई रमणीकलाल रूपाणी ईश्वरना नामे
रूपानी के बाद उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को शपथ दिलाई गई। इसके बाद 7 कैबिनेट और 16 राज्य मंत्रियों को बारी बारी से शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल कैबिनेट की मीटिंग होगी और कल उसके बाद आने वाले दिन के लिए प्रोग्राम हम तय करेंगे। जिस रास्ते पे नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात को आगे बढ़ाया है, वही रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और झारखंड के सीएम रघुवर दास भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आए। 60 साल के विजय रूपानी का जन्म बर्मा के रंगून में हुआ था। बाद में परिवार गुजरात के राजकोट में बस गया। स्कूल के दिन से विजय रूपानी आरएसएस के सदस्य हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। विजय रूपानी 2006 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2014 में पहली बार राजकोट वेस्ट से विधानसभा के लिए चुने गए। आनंदीबेन पटेल की कैबिनेट में विजय रूपानी के पास कई मंत्रालयों का जिम्मा था। साथ ही वो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष थे। जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विजय रूपानी गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। उन्होंने ट्वीट करके विजय रूपानी, नितिन पटेल और दूसरे मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। विजय रूपानी कैबिनेट में पिछली सरकार के 9 मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। सरकार में जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा गया है। जिन मंत्रियों को हटाया गया है उनमें आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाने वाले कुछ मंत्री भी शामिल हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री रजनी भाई पटेल के अलावा महिला और बाल विकास मंत्री वसुबेन त्रिवेदी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वित्त मंत्री सौरभ पटेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रमन लाल वोरा के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गोविंद पटेल भी बाहर किए गए। ये विजय रूपानी जी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। नितिन पटेल जी डिप्टी सीएम बने हैं। उनकी पूरी कैबिनेट जो गुजरात आगे से भी और तरक्की करे, इसकी कोशिश में लगेंगे। कैबिनेट में जातीय समीकरणों को तरजीह देते हुए पाटीदार समुदाय के 9 नेताओं को मंत्री बनाया गया। इसके बाद ओबीसी समुदाय के 4 मंत्री जबकि 3 क्षत्रिय समुदाय के मंत्री हैं। 1 अगस्त को आनंदीबेन पटेल ने अपनी उम्र का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश की। 3 अगस्त को बीजेपी संसदीय दल ने आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर किया। 5 अगस्त को विजय रूपानी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल से हटाए गए सौरभ पटेल को केंद्रीय राजनीति में लाया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर में घायलों के इलाज पर नई चाल चली है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उलझाने की कोशिश की है। नवाज ने कश्मीर में हुई हिंसा में जख्मी लोगों को इलाज मुहैया कराने का इरादा जाहिर किया है। शरीफ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत से ये अपील करने को कहा कि वो पीड़ितों को इलाज मुहैया कराएं। गवर्नमेंट अस्पतालों की वहाँ बुरी हालत है, वो पहले अपने अस्पताल देखें, उनको ठीक करें, फिर भारत की बात करें। नवाज शरीफ साहब का यह कहना कि हम इनको मेडिकल एड देने के लिए तैयार हैं, ये दोबारा वही प्रयास है कि पाकिस्तान जो है बार बार कश्मीर को रेखांकित करने की कोशिश में है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आए। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर मसले को भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए पाकिस्तान को करारा झटका दिया था। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंक पर लगाम लगाने की नसीहत दी थी। सार्क सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। गृहमंत्री ने सार्क सम्मेलन के दौरान साफ किया था कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे। बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई शहरों का बुरा हाल हो गया। पिछले 2 दिन से भारी बारिश की वजह से जम्मू की सभी नदियां उफान पर हैं। शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली तावी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। भोपाल में तेज बारिश से जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू की ये तवी नदी है, यहाँ पे जो पानी है आम दिनों पे जो है काफी कम रहता है, लेकिन आज जो है जो कल से बारिश हो रही है उससे पानी जो है डेंजर मार्क जो है क्रॉस कर गया है। भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के बाद ब्यास और चक्की नदी के संगम पर बने टापू में 9 लोग फंस गए। इन लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया।
बाढ़ की वजह से बिहार में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। असम में बाढ़ की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी। मुंबई के पास भिवंडी में आज एक और इमारत गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा भिवंडी के हनुमान टिकड़ी इलाके में हुआ। 2 मंजिला इमारत की जर्जर हालत को देखते हुए महानगर पालिका ने 2 बार इसे खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद इमारत खाली नहीं हुई। यहाँ तक कि बिल्डिंग की बिजली पानी काटने के बावजूद लोग इसमें बने रहे। सुबह 6 बजे के करीब इमारत ध्वस्त हो गई। हादसे के वक्त इसमें 7 से 8 लोग मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा संभाला। ये जो आज इमारत गिरी है, इसको भी अति धोखादायक नोटिस दिया था। इसका लाइट कट कर दिया था, पानी कट कर दिया था, फिर भी लोग यहाँ से जा नहीं रहे थे। बहुत डेंजरस अवस्था में थी, इसलिए महापालिका ने उनको 2 साल से महापालिका नोटिस बजा रही थी। कुछ लोग छोड़ के गए थे, लेकिन कुछ फैमिली यहाँ रह गई। भिवंडी में 1 हफ्ते के भीतर इमारत गिरने की ये दूसरी घटना है। 31 जुलाई को भिवंडी के गैबी नगर में इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 29 जुलाई को पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 24 जुलाई को हैदराबाद के फिल्मनगर में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुरानी इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। 9 जुलाई को मेरठ कैंट में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। भिवंडी में जिस जगह यह हादसा हुआ है, वहाँ 100 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक बताया जा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह को आज जेल से रिहाई मिली। मऊ की जिला जेल से आज सुबह दयाशंकर सिंह को रिहा किया गया। शनिवार को उन्हें जमानत मिली थी। दयाशंकर का स्वागत करने के लिए उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। दयाशंकर ने रिहाई के बाद राजनीतिक बयान देने से इनकार किया। पहले अपनी बीमार मां और पत्नी से मिलना चाहते हैं। अपने परिवार से बाहर हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। पहले मैं लखनऊ जाऊंगा, अपने परिवार के साथ मिलूंगा, उसके बाद फिर मीडिया से बात करूंगा। दयाशंकर ने मऊ के ऐतिहासिक वनदेवी धाम पहुंचकर आशीर्वाद लिया। यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने 19 जुलाई को मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया। दयाशंकर के बयान पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। विवादित बयान देने की वजह से दयाशंकर के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसके बाद वो फरार हो गए। 29 जुलाई को बिहार के बक्सर से दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया।